हे दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि शब्दों में वो ताकत होती है जो किसी के दिल दिमाग पर राज कर सकती है? आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे अनकहे राज बताएंगे जिनसे आप अपनी बातचीत को न केवल असरदार बना सकेंगे बल्कि अपने इरादों को छुपाते हुए सामने वाले को धीरे धीरे अपनी ओर खींच भी सकेंगे। सोचिए, आपकी हर बात में वो जादू होगा, सामने वाला खुद समझ न पाएगा कि आप उसे कैसे अपनी ओर मोड़ रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे सही शब्द, सही अंदाज और कुछ डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के जरिए आप हर बातचीत में अपना कंट्रोल कायम कर सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में अपने अनुभवों और सामाजिक रीति रिवाजों का इस्तेमाल करके आप किसी भी स्थिति में अपना वर्चस्व कैसे बनाए रखें और कैसे ये तकनीकें आपको हर वार्तालाप में एक अलग ही अंदाज में चमका देंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर चैप्टर में छुपे हैं ऐसे राज जिन्हें जानकर आप अपनी बातचीत में नया मुकाम हासिल कर सकेंगे। चैप्टर 1। अपनी संस्कृति से हम यही सीखते हैं कि बातचीत का मतलब है असरदार बातें करना, सही शब्द सही तरीके से बोलना। हम अक्सर बातचीत को एक मुकाबला समझते हैं, खासकर जब कोई हमसे असहमत होता है। दिमाग ऐसा बना है कि हम खुद को आमतौर पर सबसे बेहतर समझते हैं और जब हमारे विचारों को चुनौती मिलती है तो हमें लगता है कि हम ही सही हैं। इन सब चक्करों में हमें लगता है कि बातचीत तो एकदम आसान है और अगर कोई हमें नहीं समझता तो गलती उसकी है। लेकिन असलियत में हम जितना सोचते हैं बातचीत उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। बेहतर बनने के लिए हमें ज्यादा समझना होगा और कम दूसरों को दोष देना होगा। इन लेक्चर्स में मैं चाहता हूं कि हम बातचीत को सिर्फ रटे रटाए तरीके से न देखें, बल्कि ये समझें कि असरदार कम्युनिकेशन में क्या क्या अड़चनें आती हैं। इस जरूरी स्किल को बेहतर करना मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि हम बोलने का जादू कैसे चलाते हैं, बल्कि उन मौकों पर भी ध्यान देंगे जब ये जादू काम नहीं करता। कम्युनिकेशन में असरदार होने का मतलब है 3 चीजें। पहली, हमें वो मिले जो हम चाहते थे, या तो एक बढ़िया इमोशनल कनेक्शन या कोई ठोस नतीजा। दूसरी, हमें हमारी बात समझ में आई और ये हमें पता चला। और तीसरी, सामने वाला भी ठीक लगे, उसे कोई कंफ्यूजन, गुस्सा, डर या चिड़चिड़ाहट न हो। आप आम तौर पर उन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते जो आपकी बात को समझने लायक बनाती हैं। आपके दिमाग में एक पिक्चर होती है जिसे आप बताना चाहते हैं। बोलने के लिए आपको फटाफट कुछ ऐसे शब्द चुनने होते हैं जिनका सीधा सा मतलब आपकी पिक्चर को समझा सके और उन्हें एक सही क्रम में लगाना होता है। फिर आप उन शब्दों को इस तरह बोलते हैं कि सामने वाला समझ जाए। साथ ही आप हाथ पैर हिलाते हैं, चेहरे के हाव भाव दिखाते हैं और आवाज ऊपर नीचे करते हैं। आप ये सब सामने वाले के कानों और आंखों तक ये सोचकर भेजते हैं कि वो आपकी बात सुनेगा और पूरी बात पर ध्यान देगा। फिर उसे आपकी बात को सही से समझना होता है, आपके मतलब को समझना होता है। अपने पिछले अनुभवों के हिसाब से उसे आपके शब्दों को गलत समझने से भी बचना होता है, क्योंकि आपके हाव भाव कुछ और कह रहे हों। और फिर उसे आपकी बात को अपने दिमाग में उसी पिक्चर में बदलना होता है जो आपके दिमाग में है, बिना अपने दिमाग में चल रहे फालतू विचारों या भावनाओं के। कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट्स जानते हैं कि हम कम्युनिकेशन को कितना आसान समझते हैं, जबकि असलियत में ये कितना पेचीदा है। ऑस्मो ए वियो, जो कम्युनिकेशन के फिनिश प्रोफेसर हैं, उन्होंने कुछ मजेदार कम्युनिकेशन नियम लिखे हैं। 1. कम्युनिकेशन आमतौर पर फेल होता है, सिर्फ गलती से ही सफल होता है। 2. अगर किसी बात के कई मतलब निकल सकते हैं, इटे उसका वो मतलब निकलेगा जिससे सबसे ज्यादा नुकसान हो। 3. हमेशा कोई न कोई ऐसा होगा जो आपसे बेहतर जानता होगा कि आपकी बात का क्या मतलब था। इन्हें बातचीत के मर्फी के नियम समझो। अगर कुछ गलत हो सकता है तो वो होगा ही। चिंता मत करो, इस कोर्स में मैं आपको ऐसे झोल बताऊंगा और उनसे बचने के तरीके भी बताऊंगा। यहाँ सोचिए, अगर आप इन नियमों को अपने मन में बिठा लें और साथ में कुछ डार्क ट्रिक्स जोड़ दें तो आपकी बातचीत में वो खास प्रभाव पैदा हो सकता है जिससे सामने वाला अपने आप आपकी बातों में उलझ जाएगा। चैप्टर 2। आपसी बातचीत क्या है? सिंपल है। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ मिलकर कुछ मतलब निकालते हैं, कुछ शेयर करते हैं, ये सब होता है, चाहे तुम जानबूझकर कर रहे हो या अपने आप हो रहा है, शब्दों और इशारों से। पिछले 50 सालों में जो लोग बातचीत के बारे में रिसर्च करते आए हैं, उन्होंने ये पता लगाया है कि जब हम आमने सामने बात करते हैं तो असल में क्या चल रहा होता है। पता है, हम जो बातें करते हैं
उससे ज्यादा जरूरी ये होता है कि हम अपने बारे में और दूसरे के साथ अपने रिश्ते के बारे में क्या कह रहे हैं। इससे पता चलता है कि हम कुछ लोगों से क्यों अच्छे से बात कर पाते हैं और कुछ से क्यों नहीं। 1950 के आसपास हमने एक मॉडल बनाया जिसमें कहा गया कि हर आमने सामने की बात में एक बोलने वाला, एक मैसेज, रास्ता और सुनने वाला होता है। फिर हमने इसमें शोर, जो भी बात को बिगाड़े, और फीडबैक, सुनने वाला तुरंत क्या कहता है। बाद में पता चला कि लोगों के दिमाग में जो चल रहा होता है वो शोर नहीं, उनका अपना एक्सपीरियंस होता है। हो सकता है सुनने वाले ने तुम्हारी बात का वो मतलब न निकाला हो जो तुमने सोचा था। मजे की बात ये है कि अब हम बोलने वाले से ज्यादा सुनने वाले पर ध्यान देने लगे। हजारों साल तक तो बोलने वाले को ही सब कुछ मानते थे, अब सुनने वाला हीरो है। और हाँ, सिर्फ शब्दों पर नहीं, शब्दों और इशारों के मिक्स पर ध्यान देना जरूरी है। पॉल वाट्जेलविक नाम के एक बंदे ने कुछ नियम बनाए हैं जो आमने सामने की बातचीत के बारे में है। पहला नियम है, आमने सामने हो तो बात तो होगी ही, तुम कुछ न भी बोलो तब भी कुछ कह रहे हो। दूसरा नियम है, बात में शब्द और इशारे दोनों होते हैं, तुम क्या कहते हो और कैसे कहते हो ये जुड़ा हुआ है। तीसरा नियम है, हर बात में टॉपिक और रिश्ता दोनों होते हैं। चौथा नियम है, बात या तो बराबर की होती है या एक ऊपर एक नीचे। और पांचवा नियम है, हर कोई बात को अपने हिसाब से समझता है। हमारे मॉडल में बाहर की बात और अंदर की बात दोनों लेवल पर मैसेज, टॉपिक और रिश्ते पर, और दोनों तरीके, शब्द और इशारे शामिल हैं। लोग एक साथ बोलते भी हैं और सुनते भी हैं, खुद से भी बात करते हैं और दूसरे से। थोड़ा पेचीदा है ना? लेकिन ये मॉडल हमें ये समझने में मदद करता है कि बातचीत कैसे काम करती है और क्यों कभी कभी नहीं करती। यहाँ ध्यान दें, अगर आप इन नियमों में अपने मनपसंद ट्विस्ट जोड़ दें तो सामने वाला खुद ही अनजाने में आपके जाल में फंस सकता है। चैप्टर 3। पिछले लेक्चर में हमने उस माहौल की बात की थी जो अपनी बातचीत को रंग देता है, शब्दों और इशारों के मतलब बदल देता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े माहौल की, अपनी सोसाइटी की कल्चर। अपनी रोज की बातचीत में अपनी कल्चर हमें दो चीजें अपने आप दे देती है, जिंदगी को देखने का नजरिया और दुनियादारी की जानकारी का भंडार। कल्चर क्या है? बस जीने का वो तरीका एक पीढ़ी दूसरी को सिखाती है ताकि वो दुनिया को सही नजर से देखे और ग्रुप में नॉर्मल दिखे। इसे ही तो कहते हैं समाजीकरण। हर सोसाइटी बताती है कि क्या सही है, क्या गलत, कैसे रहना है। आम जिंदगी के लिए इन्हें वैल्यू कहते हैं और खास मौकों के लिए नियम। पता है, अपनी सोसाइटी को समझने के लिए हमने दूसरों से कंपेयर किया है। दो चीजों पर गौर करो। पहला, वैल्यू। अमेरिका जैसे देश इंडिविजुअलिस्ट है, मतलब हर बंदे पर ध्यान देते हैं, पर्सनल अचीवमेंट पर जोर। एशिया में ज्यादातर कलेक्टिव कल्चर है, मतलब परिवार, समाज जरूरी है, ग्रुप का भला पहले। दूसरा, ढंग तरीका। कुछ कल्चर में लोग तुरंत घुल मिल जाते हैं, जैसे साउथ अमेरिका में हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका में पहले बात करते हैं, फिर हाथ मिलाते हैं। अब बात करते हैं शब्दों और इशारों की। शब्द जरूरी हैं, पर फिसलन भरे हैं, मतलब कुछ और, समझ कुछ और सकते हैं। ऊपर से हर किसी के लिए उनका अलग मतलब हो सकता है, इसीलिए तो कंफ्यूजन होता है। शब्दों के अलावा चेहरे और बॉडी लैंग्वेज भी जरूरी है। जब समझ ना आए कि क्या बोल रहे हैं तो देखते हैं कि कैसे दिख रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। बात क्या बोली गई उससे ज्यादा जरूरी है कि कैसे बोली गई। इशारे तीन काम करते हैं, शब्दों का मतलब बदलते हैं, रिश्ते बनाते हैं और फीलिंग्स बताते हैं। इस चैप्टर में सोचिए, अगर आप समाज के इन नियमों में से कुछ को अपनी मर्जी से मोड़ दें तो आप अपनी बातों में वो सामाजिक मैनिपुलेशन जोड़ सकते हैं जो लोगों के सोचने का ढंग ही बदल दे। चैप्टर 4। सुनो, अपना दिमाग दो टाइप का होता है, एक तो वो जो दिखता है, दूसरा जो एकदम छुपा हुआ है, एकदम अंदर का मामला, अनकॉन्शियस माइंड। ये वो जगह है जहां अपनी यादें वर्ड वर्ड में नहीं, केमिकल लोचा में सेट होती हैं। यही लोचा अपनी हर बात को शेप देता है। आज इसी छुपे रुस्तम दिमाग की बात करेंगे। ये छुपा हुआ दिमाग एकदम अलग गेम खेलता है, ऑटोमेटिक, सुपर फास्ट और एकदम फिक्स। ये बस देखता है और करता है, सोचने समझने का टाइम नहीं, हमेशा अलर्ट मोड में रहता है। जागते ही डेटा प्रोसेस करना चालू, पैटर्न ढूंढना चालू, इमोशनल टैग लगाकर पैटर्न याद रखता है। लोगों और कामों के बारे में अपनी गहरी समझ यहीं स्टोर होती है। ये छुपा हुआ दिमाग तीन मेन काम करता है। पहला, डिसीजन लेने में हेल्प। पहले सोचते थे सब अपन ही करते हैं, पर अब पता चला इसके बिना घंटा कुछ नहीं होता। दूसरा, आसपास की दुनिया को स्कैन करता रहता है, अपने जागने से पहले भांप लेता है और पहली राय ज्यादातर राइट होती है। तीसरा, फटाफट एक्शन लेता है, इसे पता होता है
आगे क्या होने वाला है, और दिमाग से भी तेज डिसीजन लेता है। अब देखो, इसका अपनी बातचीत पर क्या इफेक्ट, इसके बिना ढंग से बात नहीं कर पाते। ये झट से नॉर्मल बातचीत का तरीका याद दिलाता है। वर्ड वर्ड का मतलब तुरंत निकाल लेते हैं और इशारे भी समझ जाते हैं, पर ये छुपा हुआ दिमाग परफेक्ट नहीं है, और जब फंसता है तो गंदा फंसता है। अगर सीन अचानक पलट जाए तो यही दिमाग जो कॉन्फिडेंस देता है उल्टा पड़ जाता है। हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह रेडी नहीं होते मुश्किल टाइम के लिए। इसीलिए तो ये कोर्स है, ताकि अपनी बातचीत की इमरजेंसी में फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन सकें। कोर्स खत्म होते होते तेरे पास ऐसे टूल्स होंगे जिनसे तू ये कर पाएगा, मतलब एकदम झक्कास हो जाएगा। यहाँ एक बात पर गौर करें, अगर आप इस छुपे हुए दिमाग के पैटर्न को समझ जाएं और उसमें अपनी मनचाही रणनीति जोड़ दें, तो आप हर परिस्थिति में अपनी बातचीत का माहौल पलट सकते हैं। चैप्टर 5, सोचो हम जैसे बकवास करते हैं वैसे क्यों करते हैं। और मस्त बात करने के लिए अपने दिमाग के 3 नाटक समझने होंगे। कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं और कैसा फील करते हैं। पहला है परसेप्शन, मतलब देखना, जमाना और मतलब निकालना। आज देखेंगे ये सब कैसे लफड़ा करता है और अपनी दुनिया, खुद को और दूसरों को कैसे जज करते हैं। जब कुछ दिमाग में घुसता है तो 3 स्टेप। पहले देखो क्या देखना है, फिर पैटर्न बनाओ और फिर मतलब निकालो। मतलब पहले के ज्ञान से कंपेयर करो। अपन ज्यादातर टाइम आलसी डिसीजन लेते हैं, मतलब रेडीमेड पैटर्न यूज करते हैं। दुनिया को देखते हैं तो सब एक जैसा चाहिए, खुद को, अपने काम को और दुनिया के जवाब को एक जैसा। याद रखो, दिमाग वही देखता है जो भौकाली या नया होता है, फिर पैटर्न बनाता है। अगर दुनिया हमें या हमारे काम को वैसे जवाब नहीं देती जैसा अपन सोचते हैं और अपन जवाब बदल नहीं सकते, तो इग्नोर या गलत मतलब ये ऑटोमेटिक होता है। जैसे तुम्हें लगता है तुम धांसू पति पत्नी हो और पार्टनर बोले तुम एकदम बेकार, क्रूर और बेपरवाह हो, तो तुम सोचोगे उसका दिन खराब था या मजाक कर रहा है। ये सब अपना छुपा हुआ दिमाग भी सपोर्ट करता है। दिमाग बदलना टेढ़ा काम है, पर तुम अपनी सोच बदल सकते हो अगर सीखना चाहते हो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और मेहनत करो। अब दूसरों को देखने की बात। लोग पेचीदा हैं तो देखना भी पेचीदा होना चाहिए, पर अपनों ने सिंपल, अंदर बाहर से एक जैसा और हमेशा एक जैसा देखते हैं, जैसे खुद को देखते हैं। जब तक जरूरी ना हो अपन जल्दी में रहते हैं, तुरंत राय बना लेते हैं। कुछ खास तरीकों से देखते हैं, जैसे ठंडा या गर्म, दबंग या सपोर्टिव। अपनी कल्चर बने बनाए तरीके देती है लोगों और उनके काम को समझने के लिए। उनके ग्रुप के हिसाब से जज करते हैं। ये बात करने का शॉर्टकट है, समझने का नहीं। इस चैप्टर में सोचिए, अगर आप इस परसेप्शन के खेल में अपनी मनपसंद रणनीति जोड़ दें, तो आप लोगों के नजरिए को अपने अनुसार मोड़ सकते हैं, जिससे आपकी हर बात एक अनूठा असर छोड़ दे। चैप्टर 6, सोचो हम चीजों को कैसे नाम देते हैं और कैसे सोचते हैं, और जब अपनी उम्मीदों और असलियत में झोल होता है तो कैसे निपटते हैं। अपना दिमाग सोच समझकर फैसले ले सकता है, पर यह स्लो और थकाऊ काम है। रोज की बातचीत में तो फटाफट सोचना होता है। हम तुरंत सिचुएशन भांप लेते हैं, पुराने एक्सपीरियंस से अंदाजा लगाते हैं, लोगों और चीजों के बारे में तुरंत राय बना लेते हैं और फिर ऑटोमेटिक तरीके से बात करते हैं। पर जितना ऑटोमेटिक सोचोगे उतनी गलती की गुंजाइश बढ़ेगी। हमें शब्दों को सोच समझकर यूज करना चाहिए, पर अपन नहीं करते। सोचना विचारना मुश्किल है तो अपन जजमेंटल वर्ड यूज करते हैं। ऐसे बोलने में अपन स्मार्ट लगते हैं, कॉन्फिडेंट लगते हैं और लोगों का ध्यान भी खींचते हैं, पर ऐसे बोलने से गड़बड़ हो सकती है। गलत वर्ड गलत जगह मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। पता नहीं ना सामने वाला क्या समझेगा। अपन 4 सिंपल तरीके से डिसीजन लेते हैं। पहला, जो दिखता है वही सच, जो पहले सुना वही बेस बन जाता है। दूसरा, जो याद आता है वही सच, जो आसानी से याद आए वो ज्यादा सही लगता है। तीसरा, पुराने केस से कंपेयर करके जज करना। चौथा, अंदाजे को सच मानना। अपन अंदाजे और असली बात में फर्क नहीं कर पाते। इन्फेरेंस लैडर बताता है कि दिमाग कैसे ढेर सारी बातों से कुछ जजमेंट पर पहुंचता है। नीचे की सीढ़ी पर असली डेटा होता है। अपना दिमाग सब कुछ मैनेज करता है। अगली सीढ़ी पर डेटा चुनते हैं, मतलब जोड़ते हैं और आप और पैटर्न बनाते हैं। इन पैटर्न से असलियत से निपटते हैं, पर नई बातें छोड़ देते हैं क्योंकि वो पुरानी बातों से मेल नहीं खाती। जब कोई पैटर्न फिट नहीं होता तो दिमाग मनगढ़ंत कहानी बनाता है। अगली सीढ़ी पर दिमाग पुराने ज्ञान से अंदाजा लगाता है। ये सब फटाफट होता है। ज्यादातर बातचीत में ये नीचे की सीढ़ियां ऑटोमेटिक होती हैं। अगली सीढ़ी पर
अपन बाहर की सिचुएशन के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। अपन सिर्फ निष्कर्ष नहीं निकालते, बल्कि फीलिंग्स भी महसूस करते हैं। अगली सीढ़ी पर अपन अपने निष्कर्ष को अपने विश्वासों के हिसाब से ढालते हैं, और सबसे ऊपर की सीढ़ी पर अपन बोलते हैं। अपन सोचते हैं अपना अभी के हिसाब से बात कर रहे हैं, पर असलियत नीचे की सीढ़ी पर होती है। अपन जो सोचते हैं और करते हैं वो इमोशनल एनर्जी से भरे अंदाजे होते हैं, असलियत से 5 कदम ऊपर। यहाँ सोचें, अगर आप इन डिसीजन मेकिंग के पैटर्न में अपनी डार्क स्ट्रेटजीज जोड़ दें, तो आपकी हर बातचीत में गलतफहमी की गुंजाइश कम और आपके इरादों का असर बढ़ जाएगा। चैप्टर 7। भाई सोचो, जब दिमाग में इंफॉर्मेशन घुसती है ना, तो बॉडी में झोल होता है, जैसे बेचैनी, कंधे अकड़ना, फिर अचानक शांति, कंधे ढीले और उंगलियां खुल जाना। ये सब बॉडी ऑटोमेटिक करती है। केमिकल लोचा समझो। जब पता चलता है तो बोलते हैं फीलिंग्स। हर किसी का फीलिंग्स समझना और बताना अलग अलग होता है। बहुत कम लोगों को पता होता है कि फीलिंग्स और थिंकिंग कैसे मिक्स होते हैं और अपनी बातचीत को कैसे हिलाते हैं। आज बताऊंगा कि फीलिंग्स को पहचानना, नाम देना और सही से बताना कैसे अपन को धांसू कम्युनिकेटर बनाता है। सिचुएशन बदलने पर 3 लेवल पर रिएक्शन होता है। इमोशंस, जो केमिकल लोचा है, बॉडी का तुरंत रिएक्शन, और अपना दिमाग, जहां लेफ्ट फ्रंटल लोब समझता है और फीलिंग्स का नाम देता है। फीलिंग्स बताती हैं कि कौन से इमोशंस पर ध्यान देना है, जो दिमाग और काम को रोकते हैं। तुरंत की फीलिंग शांत होने के बाद मूड बन जाता है। मूड जरूरी है, हाँ यार। जब ध्यान नहीं देते थे तब मूड खेल करता है, जब ध्यान देते हैं तो मूड राय नहीं बदलता। जब दिमाग बंद होता है तो ऑटोमेटिकली फीलिंग्स से फैसले लेते हैं। अपन पर्सनल रिश्तों में बात कर रहे हैं, पर ऑफिस में भी फीलिंग्स का बहुत लफड़ा होता है। फीलिंग्स और मूड फैलते हैं। 70 वर्क टीम्स में जो लोग साथ बैठते हैं, 2 घंटे में उनका मूड एक जैसा हो जाता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। अच्छा फील करने से दिमाग तेज चलता है, जानकारी अच्छे से समझते हैं और सब कुछ पॉजिटिव लगता है। पॉजिटिव मूड से लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। धांसू कम्युनिकेटर बनने के लिए इमोशनली इंटेलिजेंट बनना होगा। डैनियल गोलमैन ने 1995 में अपनी बुक इमोशनल इंटेलिजेंस में ये बताया था। रूवेन बारऑनर ने इमोशनल इंटेलिजेंस को अपनी फीलिंग्स को पहचानने, समझने और यूज करने की कला बताया है। इमोशनल इंटेलिजेंस पर रिसर्च में कुछ बातें बार बार सामने आई हैं। जो लोग अपनी फीलिंग्स समझ सकते हैं वो दूसरों की भी समझ सकते हैं। उन्हें अपनी ताकत और कमजोरी का पता होता है, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो लोग अपनी फीलिंग्स कंट्रोल कर सकते हैं, खासकर मुश्किल टाइम में, वो भरोसेमंद लगते हैं। और जो लोग नए सिचुएशन में एडजस्ट हो जाते हैं, वो धांसू मैनेजर लगते हैं। काम पर पॉजिटिव इमोशंस से टीम वर्क और काम तेज होता है। यहाँ अंत में सोचिए, अगर आप इस बॉडी लैंग्वेज और फीलिंग्स के खेल में, तो आपकी हर बातचीत में सामने वाले का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में हो जाएगा। दोस्तों, आज हमने आपको हर चैप्टर में न केवल कम्युनिकेशन की बारीकियों से रूबरू कराया है, बल्कि उन डार्क मैनिपुलेटिव तकनीकों के राज भी बताए हैं, जो आपकी बातचीत को एकदम असरदार बना सकते हैं। याद रखें, ये तकनीकें सिर्फ ज्ञान के लिए हैं। इन्हें सही मकसद और जिम्मेदारी से उपयोग करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे सेव जरूर करें, क्योंकि अगले पार्ट में हम और भी गहरे अनसुने राजों का खुलासा करेंगे। तैयार हो जाइए, आपकी बातचीत में अब नया मुकाम, नया जादू और नया कंट्रोल आपके हाथ में होने वाला है। नोट, यह स्क्रिप्ट देशियों और रचनात्मक प्रयोग के लिए है। किसी भी अनैतिक या हानिकारक गतिविधि के लिए इसका उपयोग न करें।